ओके। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जावा की स्पेलिंग ये होती है। पहली चीज तो ये है JAVA। और नंबर वन यहाँ पर इसलिए लिखा है कि ये नंबर वन लैंग्वेज नहीं है, ये क्लास नंबर वन है। ठीक है, तो ये क्लास नंबर वन है। ये नहीं कि जावा नंबर वन लैंग्वेज है, जो मेरा एक टाइम पर मानना था। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जानने को जावा के बारे में, बट हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि कंप्यूटर से। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं पता है कि कंप्यूटर क्या होता है, तो अगर हम अपनी रियल लाइफ में देखें तो हमारी रियल लाइफ में बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जिनके आखिरी में अर लगा होता है। एग्जाम्पल, ड्राइवर। ठीक है, पेंटर। और क्या होते हैं यार, टीचर। ठीक है, इंस्पेक्टर। वैसे इंस्पेक्टर की स्पेलिंग थोड़ी अलग होती है, बट मान के चलो कि वहां भी अर ही लगा है। तो अगर हम इन सब नामों को देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये सब क्या है। ये सब ऑक्यूपेशन है, ये सब जॉब्स हैं। और इन जॉब्स में होता क्या है, जो इसके आर के पहले लिखा है। जहां पर ड्राइवर लिखा है वहां पर बंदा ड्राइव करता है, जहां पर पेंटर लिखा है वहां पर बंदा पेंट करता है, टीचर वाला टीच करता है, इंस्पेक्टर वाला इंस्पेक्ट करता है। तो अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो यहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो ये जो बंदा है ये बंदा क्या करेगा, कंप्यूट करेगा। और कंप्यूट की अगर सिंपल शब्दों में बोले, सिनोनिम एंटोनिम ला के सिंपल शब्दों में, तो इसका मतलब हो जाता है कैलकुलेशन। ठीक है, अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि ये सारे एक पर्सन के जॉब्स थे। और आज के टाइम में जब अभी हम कंप्यूटर बोलते हैं तो कभी कोई किसी आदमी को नहीं सोचता है, वो हमेशा क्या सोचता है कि ये एक मशीन है। तो ये अंतर कहाँ से आ गया। तो इसका भी सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन है, मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, अगर हम गूगल पर सर्च करें कंप्यूटर, दूसरी स्क्रीन दिख रही है? चलो कंफर्म कर देना एक बार। यही वाले पे मैं, आ हाँ, रही है। यही जिसमें हाँ तुम गूगल देख रहे हो वही दिख रहा है। हाँ हाँ, वही जिसमें मतलब जैसे कंप्यूटर मतलब लिख रहे हो। यही है। मैं बोल दूंगा कि मैं अभी स्क्रीन स्विच कर रहा हूँ, तो अगर दूसरी स्क्रीन ना दिखे तो बीच में टोक देना कि नहीं दिख रही है। ठीक है, ठीक तो है। अगर मैं गूगल सर्च करूंगा तो गूगल पे जनरली आपको किसी बारे में जानना हो तो उसके बारे में विकिपीडिया का लिंक आता है, तो आप विकिपीडिया पे जाओ। ठीक है, अब विकिपीडिया में यहाँ पर भी इज अ मशीन इन्होंने पहला लिखा है। तो भाई हमारी सोच गलत है, बट सोच नहीं गलत है। यहाँ पर कंप्यूटर अगर देखो तो विकिपीडिया पर लिखा है कंप्यूटर डिसएम्बिगुएशन। इसका मतलब है कि ये टाइटल कुछ और चीजों को भी मानता है, मतलब कुछ कुछ और चीजों के नाम भी ये टाइटल है। अब अगर मैं उसमें जाता हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कंप्यूटर करेज एक किताब, एक कैरेक्टर का नाम था, एक मैगजीन थी। और ये देखो तीसरा ऑप्शन है, कंप्यूटर एक ऑक्यूपेशन था। कंप्यूटर एक ऑक्यूपेशन थी, एक पोस्ट हुआ करती थी, एक काम करने का तरीका हुआ होता था। ठीक है, एंड इट मेंट वन हु कंप्यूट्स। तो जो हम लोग की डेफिनेशन आ रही है कि जो कंप्यूट करेगा उसे हम कंप्यूटर बोलेंगे। और ये आदमी हुआ करते थे, मतलब आदमी का मतलब पर्सन हुआ करते थे, ना कि कोई मशीन हुआ करती थी। अभी मैं फिर से स्क्रीन शेयर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि पहले कंप्यूटर हुआ करते थे जो कि आदमी या पर्सन हुआ करते थे, नॉट वो। तो और वो क्या करते थे, वो कंप्यूटेशन करते थे, कैलकुलेशन करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर जो स्टार्टिंग वाले कंप्यूटर्स का, मतलब कि जो मेन मीडिया में भी है वहां पर भी है, तो ये आते थे। तो सबसे फेमस जो कंप्यूटर्स हुए हैं वो हुए नासा के। और ये मैं कंप्यूटर बात कर रहा हूँ किनकी, पर्सन की। जब नासा ने 1968 में अपोलो 1 मून लैंडिंग करनी थी, तो उनको जो कैलकुलेशन, जो उनको ट्रेजेक्टरी कैलकुलेट करनी थी कि यहाँ से अगर रॉकेट छोड़ेंगे इस इतने फ्यूल के साथ तो वो कितनी दूर जाएगा और कितनी दूर से वापस आके गिर जाएगा। तो ये सब काम उस टाइम तो मशीनें होती नहीं थी, कैलकुलेटर होता था। बट यहाँ पर आपको साइन कॉस थीटा सब कुछ निकालना पड़ता था। ये जो कैलकुलेशन होती थी, इन कैलकुलेशन को करने के लिए जो पर्सन रखे जाते थे उनको कहते थे कंप्यूटर, ये उनकी पोस्ट होती थी। तो ये उनकी पोस्ट रहती थी। तो कंप्यूटर पहले आदमी ही रहते थे। इससे अगर जाओगे तो एक काफी अच्छी पिक्चर है, हिडन फिगर्स। वो कहानी है कि नासा में कैसे उस टाइम पर लेडीज रहती थी। ठीक है, जो जिनकी पोस्ट होती थी कंप्यूटर, और वो नासा के साइंटिस्टों के लिए सारी कैलकुलेशन करती थी। और ये भी कहा जाता है उस पिक्चर में, मतलब इस पिक्चर में बुक भी है, पिक्चर भी है, तो उस पिक्चर में ये भी दिखाया गया है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था कि
जब कैलकुलेशन हो रही थी तो उस टाइम एक नया कंप्यूटर आया था, तो उसमें कुछ कैलकुलेशन फेल हो गई थी। तो उसने कहा था कि अगर उस बंदी ने जो उसके लिए कैलकुलेशन करती थी, अगर उसने कैलकुलेशन करी है तो मैं शिप पर चढ़ जाऊंगा और मैं चला जाऊंगा। तो ये मतलब वहीं से आई है। अच्छा, मोस्टली कंप्यूटर्स जो रखे जाते थे, मतलब जो पर्सन रखे जाते थे, वो लेडीज को रखा जाता था, विमेन को रखा जाता था। उसका रीजन ये था कि विमेन को पैसे कम देने पड़ते थे। मैन है तो उनको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, विमेन को पैसे कम देने पड़ेंगे। तो ये भेदभाव हमारा पुराने जमाने से ही चला आ रहा है। ठीक है। खैर, तो कंप्यूटर वहां से आता है, धीरे धीरे इसकी परिभाषा बदल गई और अभी हमारा कंप्यूटर बन गया कि भाई एक मशीन है जो कैलकुलेशन करे। ठीक है। अब आप कहोगे कि मशीन कैलकुलेशन करे, लेकिन हम तो उस पर रील्स देखते हैं, उस पर हम लोग पिक्चरें देखते हैं, उस पर कौन सी कैलकुलेशन हो रही है? तो बैक साइड में जो हमें दिखता नहीं है वहां पर कैलकुलेशन चल रही है। एग्जाम्पल के तौर पर जो आपकी स्क्रीन होती है उस पर एक छोटे से हिस्से को, जो एक एटॉमिक यूनिट होती है, उसको कहते हैं पिक्सल। ठीक है। तो ये पिक्सल रेड कलर का होना चाहिए, ब्लैक कलर का होना चाहिए, ब्लू कलर का होना चाहिए या ग्रीन कलर का होना चाहिए, ये कैलकुलेशन पीछे हो रही है। तो हमें दिखता है कि हम खाली पिक्चर देख रहे हैं, पीछे कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है। लेकिन जो भी आपकी डिवाइस है उसके अंदर जो मशीन लगी हुई है, जो भी सीपीयू प्रोसेसर लगा हुआ है, वो सब कैलकुलेट कर कर ये बताता है कि हाँ, यहाँ पर ये वाला पिक्सल होना चाहिए, तो इसको ऑन करना है कि ऑफ करना है। इस तरह से पीछे हमेशा कंप्यूटर में हमेशा कैलकुलेशन ही हो रही है। उस कैलकुलेशन को हम किस तरह से यूज करके कन्वर्ट कर लेते हैं वो हमारे ऊपर है, तो वही इंसान की काबिलियत है। तो अब शुरू करते हैं शुरुआत की कंप्यूटर से। वैसे तो बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, कुछ नाम आते हैं एनियाक वेनियाक, लेकिन मुझे ये सब के बारे में उतना पता नहीं है। पहले बहुत बड़े बड़े होते थे, अभी बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। अच्छा, कंप्यूटर अब कैसे कहूँ, कंप्यूटर मतलब बेसिक तरीके जो पहले कंप्यूटर थे वो होते थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, और उन इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प से कुछ मैकेनिकल होते थे, उसमें कुछ गियर्स होते थे, कुछ रोटर्स होते थे, वो रोटेट होते थे तो बता देते थे। और रोटर्स कैसे होते थे? ऐसे रहते थे कि उन पे लिखा रहता था जीरो, मतलब सॉरी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 9 तक रहता था। इस तरह के 50 रोटर उन्होंने लगा दिए हैं। अब आपको कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लो तुम्हें 100 रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें इसकी पोजीशन सेट कर दो 1, इसकी पोजीशन सेट कर दो 0, इसकी पोजीशन सेट कर दो 0। इस तरह से आप 100 बता लो। तो ये पुराने वाले में होता था। और स्पेस और ले लो। तो पहली जो डिवाइसेस होती थी वो होती थी इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है। बिजली आती थी, मोटर घूमती थी, उससे ये रोटर्स घूम करके आपका नंबर कैलकुलेट कर देते थे, मल्टीप्लाई एडिशन कुछ भी कर देते थे। ठीक है। तो मैकेनिकल तो क्योंकि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता था, तो इन्होंने मैकेनिकल पार्ट को धीरे धीरे रिमूव कर दिया। अभी खाली इलेक्ट्रॉनिक पार्ट रहा। आप मैकेनिकल बाद में ऐड कर सकते हो, आप अपने ओला में लगा लो एक कंप्यूटर और उस पर उससे पहिया चला लो, तो वो उसके ऊपर है। लेकिन बेसिक लेवल पर अभी खाली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रहे हैं। और इसका आविष्कार जब हुआ था, तो मतलब इसका आविष्कार पहले हम लोग यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स। एक पुरानी टेक्नोलॉजी थी, कैसे काम करती है मुझे नहीं पता। बट इसके बाद 48 या 50 में मेरे ख्याल से ट्रांजिस्टर का जब आविष्कार हुआ, तो यहाँ से दुनिया बदल गई। क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ी होती थी, ट्रांजिस्टर एकदम छोटा सा होता था, और छोटे छोटे बहुत ट्रांजिस्टर हो गए। और ये भी कहा जाता है कि रशिया और अमेरिका 1945 तक बराबर थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। उसके बाद अमेरिका ने बस ट्रांजिस्टर का आविष्कार कर लिया, और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गए। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गए, और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा जूम कर गए आगे यूएस के, एज कंपेयर टू रशिया। सॉरी, यूएस बहुत आगे निकल गया रशिया के। अगर यही चीज रशिया के पास होती तो शायद आज पावर रशिया के पास होती। तो दुनिया के सुपर पावर भी क्या है? कंप्यूटर से ही आती है। अब चलो, तो हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रॉनिक है। अब क्या करना है हमें? अब इलेक्ट्रॉनिक है तो बिजली है, तो बिजली सिर्फ दो चीज होती है, या तो ऑन या तो ऑफ। ठीक है। तीसरी चीज नहीं हो सकती बीच में कि बिजली आ रही है जा रही है, नहीं। अगर आप एक माइक्रो सेकंड या एक नैनो सेकंड की बात करो, तो उस सेकंड में सिर्फ या तो बिजली आ रही है या तो बिजली नहीं आ रही है। हाँ, आप ये बोल सकते हो मेरे पिछले घर में पिछले 1 घंटे से बिजली आ जा रही है, लेकिन आप एकदम एटॉमिक यूनिट पे जाओगे तो या तो करंट है घर में या तो करंट नहीं है, किसी पर्टिकुलर नैनो सेकंड या माइक्रो सेकंड या सिंपल सेकंड। ठीक है। तो इसमें हम कैलकुलेशन, हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, ऑन या ऑफ। इसको इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया, ऑन को कर दिया 0 से, ऑफ को रिप्रेजेंट कर दिया 0 से। ऑन को रिप्रेजेंट कर दिया 1 से, ऑफ को रिप्रेजेंट कर दिया 0 से। ठीक है। तो यहाँ पर हम हमारे पास एक तरह से समझ लो कि हमारे पास सिर्फ दो उंगलियां हैं एक हाथ। तो इसी को हम लोग कहते हैं बाइनरी सिस्टम या बाइनरी नंबर सिस्टम।
अगर हमारे पास बीच में कोई और एक स्टेट होती और स्टेट्स होती तो हमारे पास डेफिनेटली और ज्यादा कम और ज्यादा कुछ नंबर्स होते। बट क्योंकि करंट या तो आ सकती है या तो जा सकती, मतलब या तो है आ रही है या तो नहीं आ रही है, तो सिर्फ 1 या 0 होते हैं। जैसे हमारे पास 10 उंगलियां थी, तो जो पुराने जमाने के लोग थे उन्होंने जब गिनना शुरू किया तो उन्होंने 10 तक ही क्यों गिना? क्यों? जो कि हमारे पास 10 फिंगर्स थी। ठीक है, और 0 तो भारत का ही आविष्कार है, तो वहां से 10 आया। नहीं तो जो इजिप्ट के लोग थे वो क्या करते थे, वो जो हमारी उंगलियों में लाइंस होती हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अंगूठे को तो वो लोग मानते नहीं थे कुछ, तो वो लोग 12 तक गिनते थे। तो इजिप्ट के सिस्टम में हमेशा 12 के मल्टीपल पे रहता है, इसीलिए दिन में 24 घंटे होते हैं। और क्या था, 365 कहाँ से आता था? 365 नहीं, 360 डिग्रीज होती हैं एक सर्किल में। 12 महीने 24 घंटे। हाँ, बारह बारह महीने महीने होता है, चौबीस 24 घंटे घंटे होते हैं। और सर्किल में जो डिग्रीज होती हैं वो 360 डिग्रीज होती है। ठीक है, एक सर्किल में, टोटल सर्किल में 360 डिग्रीज होती है। तो उनके पास वो 12 से काउंट करते थे, हम 10 से काउंट करते थे, तो हम लोग 10 तक गिनते थे। कंप्यूटर खाली 2 से काउंट कर सकता है, तो वह 0 1 कर सकता है। अब इससे एक काउंट कैसे करें? सिंपल काउंट करेगा। 0 का मतलब है 0, 1 का मतलब है 1। ठीक है, अब 2 पर आना है, तो 2 कैसे कर देगा? 2 कर देगा 1 0। ठीक है, 3 कर देगा 1 1। अब ये कैसे आ रहा है ये भी बताता हूँ। मेरे पास 1 है, ठीक है, अब मुझे 2 पर जाना है, तो मैं 1 में 1 ऐड करूंगा। ठीक है, तो यहां से मेरा 2 आ जाएगा। दिक्कत ये है कि मैं 2 तो मेरे कंप्यूटर की भाषा में एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके बाद तो करंट आ रहा है तो करंट नहीं आ रहा है, तो ये क्या करता है कि 2 बार करंट फेंक देता है। कि पहली बार कोई करंट नहीं, 1 1, इसका सम हो गया 10, और कैरी फॉरवर्ड इधर 1 आ गया, तो 1 0। ठीक है, अब मुझे 3 पे जाना है, तो 1 + 0, ये हमारा 1 रहेगा। ठीक है, और यहां पर कोई कैरी नहीं है, तो ये 1 हो गया, तो 3 क्या हो गया? 11। 4 पे जाना है, तो 1 1, 1 + 1 हो गया 0, मतलब कि 1 + 1 क्या होता है हमारे पास? 10 होता है। तो 10 का 0 मैंने यहाँ लिख दिया, 1 कैरी यहाँ कर दिया। फिर 1 + 1 आया, 1 + 1 क्या होता है? 10 होता है। इसका 0 मैंने यहाँ लिख दिया, 1 कैरी यहाँ लिख दिया, और ये 1 यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो 1 1 0 हो गया, सॉरी ये 1 1 हो गया। 4 हो जाएगा मेरे पास 1 1 0, और 5 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा 1 0 0 आया ना, कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 0 0, 5 हो जाएगा 1 0 1, अब ऐसे ही बस 1 ऐड करते जाओ। 6 हो जाएगा 1 1 0, और 7 हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, ऐसे ही 8 9 10 11 जो भी हो जाएगा। अगर सिंपल ध्यान रखना है तो ये रखना कि जो 2 की पावर x-1, ये हमेशा 1 1 1 ही रहेगा। मतलब कि 2 1 होंगे या 3 1 होंगे या 4 1 होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1, और 2 की पावर 0 1 - 1, 2 की पावर 0 1 हो गया, 1 - 1 हो गया 0। अच्छा ठीक है, इसे हटा दो एक सेकंड के लिए, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। मतलब मेन बस में बताया जाता था कि अगर इस तरह ना याद, मतलब अगर आपको रन टाइम पर अचानक से ज्यादा नंबर याद करना हो तो आप ये देखोगे कि 3 जो है, हाँ 3 जो है ये 1 1 है, 7 है 1 1 1 1, ऐसे ही 15 हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4, 31 हो जाएगा 1 2 3 4 5। मतलब वो ऐसे एडिशन करते चलेगा। ठीक है, यहां तक आए समझ में? इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो। प्रदीप बताते रहना किसी पॉइंट पर। हाँ ठीक है। हाँ, हम्म। ओके। अब हुआ क्या, कंप्यूटर को तो एक ही भाषा समझ में आती है, या तो करंट है या तो करंट नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या हो गई? करंट या बिजली। तो इन्होंने कहा कि चलो अब इसको हम किसी तरीके से करते हैं, तो इन्होंने कहा कि नंबर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, बाइनरी कितना भी बड़ा नंबर हो मैं उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो मैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे अब ऐड करना है 2 + 3। 2 का बाइनरी हो गया 1 0, 3 का हो गया 1 1। ठीक है, अब कंप्यूटर ने
इनके लिए तो भाई अपने सिंबल बना लिए, मतलब ये समझ लो ये इसका ए है, अल्फाबेट्स है ये, इसमें दो ही अल्फाबेट्स हैं, ए और सॉरी 0 और 1, उन अल्फाबेट से आप मल्टीपल वर्ड बना सकते हो। ठीक है, अब ये तो एप्पल, तो हम कहते हैं ना भाई कि एप्पल का मतलब होता है सेब। अगर मैं पेंडोरा पे जाऊंगा तो वहां पर सकता है कि भाई कि किसी ने एप्पल बोला तो उसका मतलब होता होता हो कि भाई कि राष्ट्र, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हमने, अब मेरे पास कंप्यूटर के दो अल्फाबेट थे 0 और 1, और उनसे मैंने कुछ वर्ड्स बना लिए कि भाई मैं 2 को ऐसे लिखता हूँ उस लैंग्वेज में, 3 को मैं ऐसे लिखता हूँ उस लैंग्वेज में। ठीक है, इन्होंने कहा कि ठीक है, जब 2 और 3 है, ऐसे ही प्लस को भी मैं कुछ कर देता हूं। इन्होंने मान लो, खाली मान लो, होता नहीं है, मान लो कि प्लस के लिए सिंबल है 10101100, मान लो कोई लंबा सा सिंबल है। ठीक है, एडिशन। तो लोगों ने जो कंप्यूटर बनाए पहले, उसमें उन्होंने बोला कि आप दो नंबर दो, एक ऑपरेशन दो, वो इसका रिजल्ट कैलकुलेट मतलब करके दे देगा। तो अगर आपने 10 और 11 दिया है और बोला है कि इसके ऊपर ये ऑपरेशन लगाओ, ये ऑपरेशन किसका है, प्लस का है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 5। 5 की वैल्यू क्या होती है, 101। तो आपका आउटपुट आ जाएगा 5। कैलकुलेटर ही बना रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ कैलकुलेटर बना, बस भाषा बदल गई है। हम लोग 1 2 3 4 में बात करते हैं, वो 1011 1010 1000 में बात करता है। तो जब, क्योंकि अच्छा, इसको हम पास भी कर सकते हैं, 1 सेकंड के लिए करंट दो, 1 सेकंड के लिए करंट ना दो, 1 सेकंड के लिए करंट दो, फिर 1 सेकंड के लिए करंट दो। तो कंप्यूटर को ऐसे पता चल जाएगा। पहले कीबोर्ड नहीं होते थे, पहले आप करंट गई कि नहीं गई, करंट गई कि नहीं गई, अगर लगातार जा रही है, मतलब 1 1 1 1 1, मतलब लगातार करंट जा रही है, 10 मतलब करंट गई, फिर रुक गई, फिर उसके बाद करंट आई कुछ। ठीक है, तो हम उसे बताते थे, ये रहे तुम्हारे दो नंबर, ठीक है, और इनके ऊपर ये ऑपरेशन कर दो। अभी के लिए हमारे एग्जांपल में ये ऑपरेशन क्या है, प्लस, हमें प्लस करना है, तो वो इनके ऊपर ये ऑपरेशन करके करंट पास करके 101 आउटपुट निकाल देगा। अच्छा, ये प्रोसेस कैसे करेगा, उतनी डिटेल मुझे भी नहीं ध्यान है, बट जो हम लोग बीटेक में गेट्स बनते थे, एंड और गेट, नैंड गेट ना, इन सब से सारा काम हो सकता है। हम लोग को शायद बीटेक में पढ़ा हो कि नैंड गेट इज एन यूनिवर्सल गेट, तो इससे आप कोई भी ऑपरेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो वो यूज यहां पर आता है कि करंट जा रही है, करंट नहीं जा रही है, तो क्या ऑपरेशन करना है। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने, जैसे हमने एक प्लस का बनाया, मान लो इन्होंने एक माइनस का भी सिंबल बना लिया, तो प्लस का क्या दिया, 10101100, और माइनस का कर दिया इन्होंने, उल्टा कर दिया, 01010001। ठीक है, दो इन्होंने बना लिए सिंबल, कि अगर मैं कंप्यूटर को ये बोलूंगा तो उसे एडिशन करना है, अगर मैं ये बोलूंगा तो उसे सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, अब आप कहोगे कि क्या हुआ कि हमने दो सिंबल बना लिए, अगर ये जाएगा तो ऐड करेगा, ये जाएगा माइनस करेगा, तो आप कहोगे कि भाई दो और बना लें, माइनस का भी बना लें, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन का भी बना लें और डिवीजन का भी बना लें। तो इसकी जरूरत नहीं है अभी के लिए। क्यों, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, अगर आपको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आप बेसिकली क्या करते हो, 2 + 2 + 2। ठीक है, और अगर आपको 6 को 3 से डिवाइड करना है तो आप क्या करते हो, मतलब कि 6 में से 3 बार माइनस करो, तो 6 - 3 करोगे एक बार तो आ जाएगा 3, फिर 3 - 3 करोगे एक बार तो आ जाएगा 0। तो कितने स्टेप्स हो गए, 2 स्टेप्स हो गए। तो अगर हम देखें तो बेसिक लेवल पर मल्टीप्लीकेशन भी क्या है, एडिशन है, बस मल्टीपल टाइम्स है। डिवीजन क्या है, सब्ट्रैक्शन है, बस मल्टीपल टाइम्स है। तो अगर आपने ये दोनों ऑपरेशन कर लिए तो आप बाकी ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने शुरुआत के लिए मान लो कि ये दो सिंबल बनाए, ठीक है, प्लस के लिए ये, निगेटिव के लिए ये। अब इन्होंने कहा कि आपको ऐड करना है। तो पहले के प्रोग्राम कैसे लिखे जाते थे, ऐसे लिखे जाते थे, 10101100, फिर इसके आगे आपके दो नंबर आ जाते थे, तो नंबर कितने ही बड़े हो सकते हैं, तो मान लो, और ऐसे ही 1010 100 ऐसे ही, ऐसे लिखे जाते थे पहले के प्रोग्राम। ठीक है, और आपको कोई बहुत बड़ा नंबर डिवाइड करना है तो बार बार लिखते जाओ बस ऑपरेशन, और यही थी पहले की कोडिंग। और इसी लैंग्वेज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज। क्योंकि भाई मशीन को क्या समझ में आती है, 1 या 0।
हमें मशीन से बात करनी है, हमें मशीन से कोई काम करवाना है, तो हमें उसकी लैंग्वेज बात करनी पड़ेगी। अगर आप साउथ में जाओ और सामने वाले बंदे को हिंदी नहीं आती है तो आपको उसकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, तेलुगु या इंग्लिश या जो भी उसे आती है। यहाँ पर हमें अगर मशीन से काम करवाना है, क्योंकि मशीन कैलकुलेशन ज्यादा तेज कर लेगा, तो हमें उसकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी। और मशीन की लैंग्वेज क्या है, 1 या 0। वो हमने उसमें मैपिंग बना दी, इसका मतलब है प्लस तो तुम प्लस करो, इसका मतलब माइनस, इसका मतलब तुम माइनस करो। ठीक है। अब ऐसे लोगों ने काम किया, मेरे ख्याल से 1-2 साल काम किए, लंबे लंबे प्रोग्राम करते थे, चेक करते थे इसमें कोई 1 की जगह 0 हो जाए, कोई 0 की जगह 1 हो जाए तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती थी। तो 3 लोग बैठते थे कि पहले चेक करके कि हाँ प्रोग्राम लिखा है वो सही लिखा है। तो लोगों ने कहा ये तो बेवकूफी है। बेवकूफी इसलिए क्योंकि इसको इतने 0-1 याद रहेंगे, कहीं पर ये गलती हुई दिमाग खराब हो जाएगा। तो इन्होंने कहा चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं, इसको हम कुछ नंबर दे देते, इसको हम कुछ नाम दे देते। तो इन्होंने इसको नाम दे दिया ADD, ऐड। ठीक है। इसको नाम दे दिया सब, सबसे सब्ट्रैक्ट। तो अब तुम्हें जब भी 2 नंबर को ऐड करना हो तो तुम ऐसे लिखो, मतलब ऐड, फिर ये यहां से कॉपी कर लो, मतलब 1010 0100 सब्ट्रैक्ट 1010 0100। ठीक है। तो थोड़ा सा आसान हुआ कि अब उनके पास ये सारे ऑपरेटर याद करने की जरूरत नहीं पड़ी कि क्या क्या काम करना कराने हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो मैंने 1-2 बताए हैं, सिंपल बताया है, बट और भी कई ऑपरेशन होते हैं। ठीक है। अब आपको खाली अपने नंबर्स याद करने की जरूरत है कि आपको किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, किसको मूव करना है, किसको डिवाइड करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है। ऐसे इन्होंने और बना लिया, मल, डिव। ठीक है। इन्होंने ये बना लिया। अब काम आसान हो गया। अब आपको आपके नंबर तो आपके पास है ना, आपको किसको ऐड करना है और कैसे ऐड करना है आप इस तरह लिखो। तो जब इस तरह की लैंग्वेज आई जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गए, इसको बोला गया असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। होता क्या था, जब कोई प्रोग्राम इसमें लिखता था तो वहां पर कंप्यूटर के अंदर एक दूसरा प्रोग्राम चलता था जो इस प्रोग्राम को इसमें कन्वर्ट करता था। क्योंकि मशीन को तो भाई सिर्फ 1 और 0 ही समझ में आएगा, कुछ और समझ में नहीं आएगा, वो खाली 1 या 0 समझता था। तो असेंबली लैंग्वेज में एक प्रोग्राम होता था जो ये प्रोग्राम गया आपको, ये प्रोग्राम एक दूसरा प्रोग्राम लेता था, वो इसको कन्वर्ट किसमें करता था, मशीन लैंग्वेज में। और फिर मशीन उसको रन करके आउटपुट देती थी और वो लिख जाता था जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। इस प्रोग्राम का नाम क्या था, असेंबलर। जो असेंबली को कन्वर्ट करे उसे कहते थे असेंबलर। ठीक। अब लोगों ने कहा यार मेहनत तो अभी भी पड़ रही है, क्योंकि मैं कितनी बार ऐड सब ऐड डिवाइड मल्टीप्लाई करूं। तो लोगों ने फिर धीरे धीरे इनको कुछ बदलना शुरू किया, इनको कुछ बदलना शुरू किया, इस पूरे ऑपरेशन को बोला ऐड क्यों लिखना है, सिंपल प्लस लगाओ, सब्ट्रैक्ट क्यों लिखना है, माइनस लगाओ, मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक बना दिया, और डिवीजन के लिए ये बना दिया। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कंप्यूटर में एस्ट्रिक लगता है, जो कि आपका होता है 8 वाली की के ऊपर। और डिवीजन के लिए ये लगता है जो कि होता है शिफ्ट वाली की के बगल में। ठीक है। इसमें 2 होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है। तो आपको ये वाला करना है जो कि शिफ्ट के बगल में होता है, और एक होता है एंटर के ऊपर, ये दूसरा होता है। ये फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं इसे। फॉरवर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि आगे की तरफ झुका है। इसे कहते हैं बैकवर्ड स्लैश, क्यों, क्योंकि पीछे की तरफ झुका है। बस इसलिए। तो लोगों ने ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में चेंजेस करना शुरू। तो कई लैंग्वेजेस बनी, पास्कल बनी, ठीक है, ABC बनी, और भी बहुत सारी बनी। उसमें जो सबसे फेमस हुई 1970s के दशक में, वो क्या हुई, सी। सी क्यों फेमस हुई, क्योंकि सी की जो हार्डवेयर से कनेक्टिविटी थी, हार्डवेयर मतलब जो ओरिजिनल कंप्यूटर जो डिवाइस होती है, जहां पर CPU और रैम एम ये सब होता है, तो इसकी इससे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। आप सी का प्रोग्राम लिखकर इसमें कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हो। आप उससे कहो कि ये काम करेगा तो आप सी में लिख सकते थे, और सी काफी इजी थी। और इसने एक चीज और लाई थी, मतलब लाई तो पैस्कल से भी आ गई थी, उसे कहते थे प्रोसीड्यूरल या प्रोसीड्यूरल। हम लोग प्रोसीजर कहते हैं, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग अपना ब्लॉक्स बना लेते हैं। एक ब्लॉक ये रहा, इसका कुछ नाम दे दिया, एक ब्लॉक ये रहा, इसका कुछ नाम दे दिया। अब जब मुझे ये सारे काम करने हो तो मैं खाली इसका नाम मान लो हो गया T1, टास्क 1, तो मैं खाली T1 लिखूंगा और ये सारे कमांड अपने आप रन हो जाएंगे।
इसका मान लो T2 है, जब मुझे ये वाले काम कराना तो मैं खाली T2 लिखूंगा और ये सारे कमांड अपने आप रन हो जाएंगे इसके अंदर। तो इससे लोगों के प्रोग्राम को स्ट्रक्चर आने लगा। पहले क्या होता था, सिर्फ लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन, कहीं गलती करी कुछ गड़बड़। यहां से प्रोग्राम में स्ट्रक्चर आने लगा, लोग उसे अच्छा करने लगे। ठीक है, अब सी बहुत चली। तो सी के फाउंडर कौन थे? डेनिस रिची। तो मुझे पता नहीं क्यों पता है, लेकिन ये पता है कि जिस दिन स्टीव जॉब्स मरा था उसी दिन डेनिस रिची भी मरे थे, और स्टीव जॉब्स के होने की वजह से इसका उतना ज्यादा नहीं हो पाया था, मतलब जो कंप्यूटिंग कम्युनिटी थी खाली उन्हीं को पता था। ठीक है, फिर ओके, तो सी काफी फेमस हो गई। सी का क्या अच्छा था कि सी आपके हार्डवेयर को मैनिपुलेट कर सकती है। हार्डवेयर क्या है कि भाई कि वहां पर कितनी करंट भेजनी है, कितनी करंट लानी है, कितनी वैल्यू रखनी है, कितनी नहीं रखनी है। तो सी होती थी, सी है मान लो एक बंदूक। ठीक है, बंदूक में गोली होती है, आप किसी को भी गोली से मार सकते हो। बट सी, क्योंकि ये हार्डवेयर के ज्यादा पास थी, लोग उतना ज्यादा नहीं कनेक्ट करवा पाते, तो बट जिसको भी हार्डवेयर में काम करना होता था, जिसको भी कोई डिवाइस बनानी होती थी, किसी डिवाइस से कुछ काम कराना होता था, तो उस केस में सी ही लोग यूज करते थे। फिर यहां पर जो मेन कॉन्सेप्ट आया वो आया प्रोसीजरल का। इसके बाद एक बंदे आए, उन्होंने सी के ऊपर एक लैंग्वेज बनाई, C++, क्योंकि वो सी के ऊपर ही बेस्ड थी, और इसका काम था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडनेस। अच्छा, ये क्या है? ये खाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचने का तरीका है, और कुछ नहीं। प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडनेस, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, पैरेलल पैराडाइम, तो ये सब क्या खाली सोचने का तरीका है। जो प्रॉब्लम है आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, जो प्रॉब्लम है आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ चीजों में सोचना, एक तरीके से सोचना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू अदर तरीके से सोचना। ठीक है, तो C++ का जो फाउंडर था उसने कहा था कि सी एक बंदूक है, और बंदूक में गोली कोई भी चला सकता है। आपने जैसे उसने आपको दी, आप पागलों की तरह गोली चलाने लगे। तो C++ क्या करती है, इस बंदूक से अपने आप को गोली मारने से रोकती है, मना करती है। ठीक है, सी बहुत पावरफुल है, C++ उसे और पावरफुल बनाती है, लेकिन आपको गलतियां करने से रोकती है। लेकिन जब आप गलती करते हो तो आपकी खोपड़ी फट जाती है C++। तो C++ भी काफी चली, मतलब 70s, ये हो गई 80s में। ठीक है, अब C++ में कुछ कमियां थी, उस कमियों को सॉल्व किया जावा ने, जो कि आई 90s में। क्या कमियां थी, कैसे कमियां सही हुई, वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी के लिए बस एक बेसिक सी हिस्ट्री कि भाई जावा में ये सब काम हुआ, जावा ने इनको सॉल्व किया। जावा के बाद 90s आया, 90s एंड ऑफ 90s में हमारे पास वेब आया, तो हमें एक लैंग्वेज चाहिए थी जो ब्राउजर पे चले, तो उसके लिए उन्होंने बनाई जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चल रही है। इसी 80s 90s के आसपास पाइथन आई, लेकिन पाइथन फेमस नहीं हुई। ठीक है, फिर एक बंदे ने काम किया, इसने जावास्क्रिप्ट को बदल दिया, इसने बनाई Node.js। Node.js ने क्या कहा कि अब खाली ब्राउजर नहीं, आप पीछे भी चला सकते हो। आगे पीछे क्या होता है बात करेंगे, बट Node.js ने कहा कि अब आपको एक ही लैंग्वेज सीखने की जरूरत है, मल्टीपल लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। पाइथन इतनी देर में 2011 में क्या हुआ, मशीन लर्निंग आ गई, उसकी वजह से पाइथन बहुत ज्यादा फेमस हो गई। एट द मोमेंट पाइथन काफी फेमस है नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर। जावा फेमस है वर्किंग के लिए, सबसे ज्यादा जॉब्स जावा में है एट द मोमेंट, और इसकी जॉब जल्दी जाने वाली नहीं है। पूरा फाइनेंशियल सेक्टर जावा में चलता है। जितने भी आपके ओरेकल के और फिनेकल और इन्फोसिस के सब के जो बैंकिंग वाले टूल्स हैं वो सब के सब जावा में चलता है। मोस्टली जितनी वेबसाइट्स हैं वो सब जावा में एग्जिस्ट करती हैं। तो जावा कहीं नहीं जा रही है, 30 साल में अभी भी इसका वैल्यू है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, एक चीज होती है स्टैक ओवरफ्लो, क्या करती है, मैं दूसरी स्क्रीन दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सर्वे लेती है हर साल डेवलपर्स का कि लोग कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा पुराना है क्या, टेरिटरीज, लैंग्वेजेस, लर्निंग हाउ टू कोड, एक मिनट, 3 years ऑफ प्रोफेशनल। हाँ, तो यहाँ पर टॉप 5 में जावा है। ठीक है, ये सबका है। और जो प्रोफेशनल डेवलपर है वो जावास्क्रिप्ट में इसलिए क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो में सबसे ज्यादा फ्रंट एंड वाले आते हैं, तो एचटीएमएल सीएसएस है। अगर मैं एचटीएमएल सीएसएस और एसक्यूएल को हटा दूं, ठीक है, और ये नोड जेएस को भी हटा दूं एक तरह से, तो पाइथन, टाइपस्क्रिप्ट और जावा, मतलब लोग 34% लोग जावा में काम करते हैं।
जावा कहीं नहीं जा रही। जावा स्क्रिप्ट का सिर्फ और सिर्फ नोट जेएस में जैसे बहुत ज्यादा फायदा हो गया, क्योंकि अब आपको सिर्फ एक लैंग्वेज सीखनी थी अराउंड इंस्टेड ऑफ मल्टीपल। ठीक है, तो अभी मीटिंग एंड हो जाएगी तो वापस से सेम लिंक पे ज्वाइन कर लो, नहीं तो 40 मिनट बाद वो हो जाएगा। ठीक है, तो सेम लिंक पे वापस ज्वाइन कर लो। वापस डिस्कनेक्ट करके करें, कैसे करें? हाँ मतलब मैं कर रहा हूँ डिस्कनेक्ट, उसके बाद वापस ज्वाइन करो। करो डिस्कनेक्ट।